we were discussing about the bacterial disorders, जिसमें we discussed about the impetigo and the erysipelas and the cellulitis. उन तीनों में ऑर्गेनिज्म सेम थे, लेकिन क्या डिफरेंस था? इम्पेटाइगो में एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही थी, एराइसिपिलास में डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गई थी, और सेलुलाइटस में सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट जो है वी हैव द नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं किस तरह से स्वेरिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के नाम से थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें नेक्रोसिस हो रही होगी, और फेशियाइटिस के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो हमारे फेशिया हैं नीचे वाले, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू से भी नीचे होते हैं, फेशिया हैं, मसल्स हैं, वो सब कुछ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा इसमें। और बैक्टीरिया वही होंगे जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े से बैक्टीरिया और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि इस पर्सन की बॉडी तो बड़ी मज़े की है, नीचे तक जो है वो फेशिया तक चले गए हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। इन एडिशन टू स्टेफ ऑरियस इसमें जो ऑर्गेनिज़म्स आपको मिलेंगे वो आपको क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस भी मिलेगा, वो आपको जो है वो सूडोमोनास भी मिल सकता है, इकोलाई मिल सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, जो पहले दो थे। तो ये आपको नज़र आ रहा है ये कैसे जो है वो ब्लिस्टर्स से बने हुए हैं। ब्लिस्टर्स नहीं हम कह सकते, गैस बबल्स टाइप आपको लग रहे होंगे, ठीक है। ये आपको ना पैल्पेबल फील होते हैं, ऐसे कि जैसे बुलबुले से हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं क्रैपिटेशंस, ठीक है, क्रैपिटेशंस होती हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, जो इसके अंदर होता है वो गैस फॉर्म करता है। इट इज़ एक्चुअली गैस फॉर्मिंग एनारोब। तो ये क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज़म क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। तो उसकी वजह से ये जो है बुलबुले से बन जाते हैं। इस प्रोडक्शन की वजह से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये बुलबुले जो होते हैं क्रैपिटस से ये हमें पैल्पेट होते हैं, ठीक है। और देखें बाकी के किस तरह से ये जो है किस तरह से स्वेल हुई हुई है इस तरह से, ठीक है। और अगर ये बहुत डीप चले जाए इन्फेक्शन तो ये जो है इस तरह से कॉज कर सकता है, ठीक है। देख लिया होगा आपने किस तरह से वो नीचे तक डीप सारा चला गया है। तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इज़ एक्सट्रीमली सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, जो आपको इसकी पिक्चर से भी नज़र आ रहा है। इट स्टार्ट्स एज अ सेलुलाइटिस दैट डिसेक्ट्स इनटू द फेशियल प्लेन्स ऑफ द स्किन। पहले पेशेंट को सेलुलाइटिस ही था, जिसको ट्रीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हो गया। फ्लैश ईटिंग डिजीज़ है ये, कि सारा जो फ्लैश है, गोश्त है, वो जो पेशेंट है उसका गोश्त सारा खा लेते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स है? स्ट्रेप्टोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम है, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिन दैट फर्दर वर्सन्स द डैमेज टू द फेशिया। Diabetes increases the risk of developing fasciitis because it is an immunocompromised state. Features which distinguish necrotizing fasciitis from the simple cellulitis are a very high fever, पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा, साथ में ऑब्वियसली इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं अंदर। पोर्टल ऑफ एंट्री इनटू द स्किन, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सोचने वाली बात है कि पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को इसमें होने वाली है, होगी, चीखें मारता होगा वो। To the superficial appearance, the presence of bulla and palpable crepitus, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। सिंपल ये डिफरेंस है, बहुत ही इजी सी डिज़ीज़ है, सारी डिजीज़ बहुत इजी हैं। इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें क्या करवाएंगे? लैब एविडेंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इज़ एलिवेटेड क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज किस में होता है? एंजाइम मसल्स के अंदर होता है ना। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हमारे मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, इस वजह से ये वाला एंजाइम आपको एलिवेटेड मिलेगा। और एक्सरे और सीटी एमआरआई करवाएंगे तो हमें टिश्यू की नेक्रोसिस मिलेगी, ठीक है। जो दूसरी वाली पिक्चर थी उसमें तो सारा क्लियर था, लेकिन जो ऊपर वाली पिक्चर थी जिसमें वो अभी स्किन जो है वो आपको नज़र आ रही थी बाहर, उसका अगर हम सीटी एमआरआई वगैरह करवाएंगे तो अंदर आपको टिश्यू की नेक्रोसिस नज़र आएगी, बिकॉज इट इज़ नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस।
All of these lab methods of establishing diagnosis lack both sensitivity and specificity. Surgical debridement is the best way to confirm the diagnosis and is also the mainstay of therapy. मतलब कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी हम कर लेते हैं, उससे हम डायग्नोसिस भी कर लेते हैं और डिब्राइडमेंट से हमारी जो है डिज़ीज़ भी ट्रीट हो जाती है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, जैसे हम पीछे मेडिसिन यूज़ कर रहे थे कि वो मेडिसिन हम इसलिए यूज़ कर रहे थे ना कि बैक्टीरिया जो है वो फर्दर नीचे ना जाए, लेकिन यहाँ पे तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मेडिसिन्स की बजाय वो भी देनी है ऑब्वियसली, उसके साथ साथ हमें सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। तो सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। बेस्ट एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स जो है वो बीटा लैक्टेमेज कॉम्बिनेशन मेडिसिन हैं, जिसमें वी हैव द एम्पीसिलिन सल्बेक्टम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन टिकारसलीन क्लेवोनेलिक एसिड या पिप्रसलीन टेजोबेक्टम। ठीक है, आपको पता है ना ये वाले जो है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स को साथ दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो बीटा लैक्टेमेज को ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ऐसे होता है ना कुछ, तो उसके साथ हम मिला के देते हैं फिर, तो ताकि वो जो है ना अटैक ना कर सके, वो ऑर्गेनिज़म की जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है एंटीबायोटिक से वो ना हो। तो फिर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं पिप्रासिलीन को टेजोबेक्टम के साथ, टिकारसलीन को क्लेवोनेलिक एसिड के साथ और एम्पीसिलीन को सल्बेक्टम के साथ मिला के। इफ़ देयर इज़ अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, तो फिर हम किससे ट्रीट करेंगे, ऊपर भी हमने देख लिया बहुत दफ़ा, पेनिसिलिन और क्लेंडामाइसिन के साथ। विदाउट एडिक्वेट थेरेपी क्या होगा, आपको भी पता है 80% मोर्टेलिटी रेट होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज़म तो उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी स्किन का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से नीचे तक चला गया और फिर वहाँ से ब्लड वेजल्स में जाएगा, वहाँ से सेप्सिस होगी और वो ऑर्गेनिज़म पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स देखे हैं तो पेशेंट जो है वो सेप्सिस में चला जाएगा एंड अल्टीमेटली आपको पता है सेप्सिस के रिज़ल्ट में तो डेथ ही होती है। तो 80% मोर्टेलिटी रेट होता है अगर हम पेशेंट का सर्जिकली वो सारा ट्रीट ना करें, उसको डिब्राइड में करें और मेडिसिन ना दें। सो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इम्पेटाइगो एराइसिपिलाज और इसके अलावा जो है आपका सेलुलाइटिस और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का आपको क्लियर हुआ है ना कि क्या इनके दरमियान में डिफरेंस है, किस तरह से सीवियरिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब हमारी आ जाती हैं तीन छोटी छोटी हैं फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल्स एंड कार्बंकल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व होगा तो दैट इज़ फॉलिकुलाइटिस। अगर एक से ज़्यादा हेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दैट विल बी फ्रंकल। ठीक है, और अगर ये सारे मिल के एक बड़ा सा बना देंगे ना कोई मैस सारा, तो उसको हम कहेंगे कार्बंकल। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब देख लें, ये देखें हेयर्स को जो है ना इन्फेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वही वाला स्टेफ। ठीक है, तो एक हेयर फॉलिकल को जब इन्वॉल्व किया तो दिस इज़ फॉलिकुलाइटिस। अगर ज़्यादा से हेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया, ज़्यादा से हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व कर लिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ जो है फ्रंकल। सॉरी, होगा क्या कि एक हेयर फॉलिकल है उसको अगर इन्वॉल्व किया ना तो वो हमारा फॉलिकुलाइटिस होगा, उसकी इन्फ्लामेशन। ठीक है, लेकिन अगर उसमें पस जमा हो जाएगी ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया है, अगर उसमें पस जमा हो जाएगी ना तो वो फ्रंकल होगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा के अंदर पस जमा होकर एक बड़ा सा बन जाएगा ना, वो कार्बंकल होगा। आगे बताती हूँ। ये देखें, ये एक हेयर फॉलिकल आपको नज़र आ रहा है ना, इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल, दिस इज़ फ्रंकल। ठीक है, ये देखें, ये एक हेयर फॉलिकल होगा तो उसको उसके अंदर जो पस जमा हुई होगी ना वो फ्रंकल होगा, और ये कार्बंकल है। समझ आई अब?
अगर इसमें पस नहीं है ना तो वो फॉलिकुलाइटिस है, सिंपली इन्फ्लेमेशन है। लेकिन उसमें अगर पस जमा हो जाएगी एक हेयर फॉलिकल में तो वो फ्रंकल हो जाएगा। और अगर ये देखो बड़ा सा दाना टाइप नोड्यूल सा बन जाएगा ना, तो इसको हम कहेंगे पस कलेक्शन इन मैनी मैनी हेयर फॉलिकल्स, उसको हम कहेंगे कार्बंकल। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए फॉलिकुलाइटिस क्या है, ये है। ठीक है, फॉलिकल के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो गई है, WBCs आ गए हैं, तो ये हमारा होगा। और फ्रंकल क्या है कि उसके अंदर पस आ गई है। और कार्बंकल क्या है कि ज़्यादा से हेयर फॉलिकल्स हो गए हैं। तो फॉलिकुलाइटिस और फ्रंकल में दोनों में एक ही हेयर फॉलिकल है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्रंकल के अंदर, जिसको हम बॉयल भी कहते हैं, पस आ जाती है। ठीक है, अगेन देखें, फ्रंकल एक हेयर फॉलिकल है और कार्बंकल में ज़्यादा से हेयर फॉलिकल्स हैं। ये भी फ्रंकल आपको नज़र आ रहा है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल इज़ नोन एज फ्रंकल। और ये क्या होगा, ये जो बड़ा सा बन गया है, दिस इज़ कार्बंकल। तो 3 डिग्रीज ऑफ severity of staphylococcal infections around the hair follicle. Occasionally, folliculitis can be the result of those who contract pseudomonas in a whirlpool or from a hot tub. ठीक है, जो ज़्यादा वो स्विमिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर सूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको फॉलिकुलाइटिस हेयर फॉलिकल का, तो वो हो जाएगा फॉलिकुलाइटिस। एज फॉलिकुलाइटिस वर्सन्स फ्रॉम द सिंपल सुपरफिशियल इन्फेक्शन अराउंड अ हेयर फॉलिकल, फिर वो क्या बना देगा, एक कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड मटीरियल जिसमें पस आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे फ्रंकल। व्हेन सेवरल फ्रंकल्स बिकम कॉन्फ्लुएंट इन द सिंगल लीजन, तो इस लीजन को हम क्या कह देंगे, एक तो ये हिल बहुत जाता है, इसको हम क्या कह देंगे, कार्बंकल। ठीक है, और अगर जो है वो एक लोकलाइज स्किन सी एब्सेस बन जाती है, उसको हम सिंपली जो है वो कार्बंकल कह देते हैं। फॉलिकुलाइटिस इज़ रियरली टेंडर, बट फ्रंकल्स जो होते हैं और कार्बंकल्स जो होते हैं एक्सट्रीमली टेंडर होते हैं। खुद सोचने वाली बात है, फॉलिकुलाइटिस में जस्ट इन्फ्लेमेशन थी एक हेयर फॉलिकल की, तो इतनी दर्द नहीं होगी। लेकिन जब उसमें पस आ जाएगी एक फॉलिकल में, तो उसमें भी दर्द होगी। और जब ज़्यादा से फॉलिकल्स पस से बन जाएंगे और बड़ा से एक एब्सेस बना देंगे, जिसको हम कार्बंकल कहते हैं, तो उसमें भी दर्द होगी। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिंपली क्या होगा कि जो दर्द है उसके लिए हम पेन कॉम्फर्ट यूज़ करें। ठीक है, फॉलिकुलाइटिस जो है उसको हम कैसे ट्रीट करें, वार्म कॉम्प्रेसेस के साथ, जैसे ये लड़की अप्लाई कर रही है। ठीक है, फॉलिकुलाइटिस में मोस्टली क्योंकि इन्फ्लामेशन है जस्ट, तो हम उसको वार्म कंप्रेसेस के थ्रू जो है वो ट्रीट कर लेते हैं, या हम कभी कभार एंटीबायोटिक्स देते हैं। अदरवाइज़ जो एंटीबायोटिक्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर हमें चाहिए होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि फॉलिकुलाइटिस में भी एंटीबायोटिक दे दें, तो जो हमने इम्पेटाइगो के केस में दी थी ना, म्यूपिरोसिन, वो वाली दे देते हैं। और जो फ्रंकल्स और कार्बंकल्स होते हैं उसमें हमें सिस्टेमिक एंटी स्टेफिलोकोकल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। इन केस ऑफ कार्बंकल्स, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, IV देते हैं, क्योंकि कार्बंकल जो है एक बड़ा सा एब्सेस बना हुआ है। ट्रीटमेंट विद डाइक्लोक्सासिलिन, सेफेलेक्सिन एंड सिफाड्रॉक्सिल जो है वो भी हम दे सकते हैं, IV एडमिनिस्टर करेंगे। और जो लार्ज फ्रंकल या कार्बंकल होता है उसमें हमें सर्जिकल ड्रेनेज भी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो जैसे आपने देखा था पीछे गर्दन के बना हुआ था बड़ा सा, मोस्टली यही आता है कि गर्दन के पीछे बने होते हैं। ठीक है, तो उसको हमें सबसे पहले सर्जिकली ड्रेन करेंगे, उसके बाद जो है IV देंगे एंटीबायोटिक्स, या जो फॉलिकुलाइटिस होगा उस केस में हम वार्म कंप्रेसेस के साथ म्यूपिरोसिन दे देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल एंड कार्बंकल। सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए स्टेफिलोकोकल हर जगह, लेकिन मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। ठीक है, पिक्चर के साथ आपको बताने की कोशिश किया है, होप आपको समझ आई होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियल जो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं ना, उनके बारे में। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो वैसे आपको बता देती हूँ कि एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है,
उसमें भी यही होता है कि जो स्टेफिलोकोकल कोकस ऑरियस होता है ना, उसके टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। ज़्यादातर आपको पता होगा जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, टैम्पॉन यूजिंग कर रही होती हैं, उनके अंदर ये ऑर्गेनिज़म, ये वाली जो है ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होती है। और पेशेंट को क्या होता है, फ़ीवर और हाइपोटेंशन जो है, और इसके साथ साथ टैकीकार्डिया के साथ पेशेंट आ सकता है, ठीक है। टैम्पॉन यूज़र्स की हिस्ट्री होगी उसके अंदर। तो ये हमारा सिंपली जो है ना है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो स्कारलेट फ़ीवर है, स्कारलेट फ़ीवर जो होता है ये भी हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज़ की वजह से होता है, आपको पता होगा। तो इसमें जो है आपको स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है, ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। और ये बस, ठीक है, स्कारलेट फीवर के बारे में। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कुछ, इसके अलावा जो एक्नी वल्गैरिस है उसमें भी आपको पता है प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्नी जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स डिजीज़।